स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की और बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि अभियान चलाकर छात्रावासों का निरीक्षण किया जाए और वहां साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने परिषद के सदस्यों द्वारा प्री मैट्रिक छात्रावासों के पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में उन्नयन और सीटों की संख्या में वृद्धि संबंधी आग्रह पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन संभागों में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या अधिक है वहां प्राथमिकता के आधार पर छात्रावासों के उन्नयन और सीटों की संख्या में वृद्धि की जाए। सदस्यों द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम स्कूलों में छात्रों को आरक्षण का लाभ देने के आग्रह पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कक्षा पहली में प्रवेशित छात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ही छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद की पहली बैठक की गई और ये बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की गई, जिस दौरान सलाहकार परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की सुरक्षा, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए राज्य शासन को परामर्श देने हेतु सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल सभी वर्गों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। खासकर समाज के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास, व्यवसाय, रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पहली बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि परिषद में अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिक से अधिक उपजातियों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। सीएम के द्वारा सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए हरदिया, साहू समाज और सोनकर समाज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना भी की गई। वहीं सलाहकार परिषद की बैठक में सभी सदस्यों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए परिषद का गठन किया गया। इस दौरान सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सीएम ने धन्यवाद भी दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया गया और इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन मैक कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत और वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ कई कार्यकर्ता गण शामिल रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कांग्रेस में शामिल हो गए और इस दौरान आदिवासी समाज से आने वाले कांग्रेस नेता नंद कुमार साय पर हमला बोलते हुए कुलस्ते ने कहा कि नंद कुमार साय किन परिस्थितियों में कांग्रेस में शामिल हुए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी आत्मा आज भी बीजेपी के साथ है। कुलस्ते ने कहा कि नंद कुमार साय की भले ही इधर हों, लेकिन उनकी आत्मा भाजपा के साथ है। हमारे बहुत सम्मानीय नेता मैं साथ में काम किया नंद कुमार जी के साथ। नंद कुमार जी की बात कर रहे हैं। देखिए, नंद कुमार जी को सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधायक, नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश के हमारे वो नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। ये जब छत्तीसगढ़ बना तो यहाँ अपोजिशन लीडर भी रहे अजीत जोगी के समय। अभी कुछ समय पहले कैबिनेट का स्टेटस उनको पार्टी ने दिया, अनुसूचित जनजाति आयोग, उसके वो अध्यक्ष थे। अब ये जो परिस्थिति बनी क्यों हुई, क्या है, ये तो मैं इतिहास को नहीं बताना चाहता, परंतु आज भी उनकी आत्मा तो बीजेपी के साथ में है। अब वो गए क्यों मुझे पता नहीं, परंतु जितना ईश्वर को मानने वाला, संस्कृति को मानने वाला। एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड में आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आने से जनकपुर में 3 लोगों में 2 की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। वहीं दूसरी घटना बारहुरी की है, जहां एक युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया और जिसका उपचार जनकपुर अस्पताल में किया जा रहा है। देखिए, आज बारिश के बाद जो लाइटनिंग हुई थी, उसके बाद ही हमारे पास लाइटनिंग के कुल 4 मरीज आए हैं, जिसमें से 3 मरीज भरतपुर के हैं।
तीन मरीजों का नाम, पहला गणेश जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की है, और दूसरा जयपाल और तीसरा रामजीवन। इन तीनों मरीजों में ऊपर के दो मरीज गणेश और जयपाल की मृत्यु उसी स्पॉट पे ही हो गई थी, जिनको यहाँ पे मृत लाया गया था। तीसरा मरीज रामजीवन जो कि यहाँ पे काफ़ी गंभीर हालत में लाया गया था। खैर अभी वो पेशेंट स्टेबल है, उसकी हालत अभी सही है। और चौथा मरीज मोहर मनिया है, हाँ जी, चौथा मरीज मोहर मनिया जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर किराना का सामान भरकर दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और फिर गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया और जिसके चलते ट्रक और उसमें रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। वहीं ट्रक चालान के मामले को लेकर दमकल टीम पर देरी से मौका स्थल पर पहुंचने का आरोप लगाया गया। अब खबर पंजाब से। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह श्री मुक्तसर साहिब के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का दौरा कर विभिन्न वार्ड्स में मरीजों से बातचीत की। वहीं अस्पताल के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण करते हुए बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे और स्टाफ को जल्द पूरा किया जाएगा। सरकारी अस्पताल श्री मुक्तसर साहिब में डॉक्टर्स की कमी है, वो भी नए बनने के बाद भर्ती पूरी की जाएगी। वहीं पिछले 2 वर्षों से आयुर्वेदिक अस्पतालों और औषधालयों में दवा नहीं आने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने समस्या को जल्द ही दूर करने की बात कही। केंद्रीय सरकार पर जुबानी हमला करते हुए बलबीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इनके नाम पर सिर्फ विज्ञापन कर रही है, जबकि हकीकत में कुछ नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार ने दिल्ली में योग बंद कर दिया है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए फंड भी नहीं दे रही है, केवल विज्ञापनों में खर्च किए जा रहे हैं। तो वहीं 7 जन्मों तक साथ रहने वाले पति पत्नी के रिश्ते में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर नोक झोंक होती रहती है और कभी कभी ये छोटे मोटे झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक मामला अमृतसर मजीठा रोड से सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने पति से पूछा कि वो देर से घर क्यों आया, तो उसके पति ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिस पर पीड़ित युवती अमृतसर के सदर पुलिस स्टेशन पहुंच गई और न्याय की मांग कर रही है। वहीं इस मामले में सदर थाना और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ज्योति नाम की लड़की ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके पति ने उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की है और उसके पति ने पुलिस को इसकी शिकायत भी दी है कि उसकी पत्नी के भाई ने भी उसके पिता के साथ मारपीट की और दोनों पक्षों का चालान काट दिया गया और MLR की जो भी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋਤੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਰਦਾ। लड़की परिवार का कहना भी पंजाब के कीरतपुर साहिब के देहानी गांव में ट्रक और ट्रॉली के टायरों में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते ये आग भयानक रूप धारण कर गई। वहीं इस मामले में ट्रक चालक ने बताया कि वो हिमाचल प्रदेश के पास मनाली से हाइड्रा लोड करके भरतगढ़ आ रहा था और जिस दौरान अपना ट्रक पास के ही सड़क किनारे खड़ा कर वो ट्रक के अंदर ही सो गया। कुछ समय बाद ट्रक के पिछले टायरों में आग लगता देख राहगीरों ने उसे उठाया। वहीं सूचना के करीब 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जिस वजह से ट्रक में रखी लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सरदार हरबंस सिंह पिंड मोड़ा। मैं इत्थे टायरां दी दुकान करदा ते रात नूं भी मैं दुकान ते काम करदा सी। इन्ने नूं मैनूं पता लग्या भी इत्थे तुहाडे लागे 100 मीटर की दूरी ते ट्राले नूं अग पै गई। मैं साबका पंच ते सरपंच साहब दे नाल जाके असीं दोनां नूं बाइक ते आके जदों देखिया तां पिछले 2 टायरां नूं अग पई सी, हौली हौली 4 टायरां नूं अग पै गई। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਰੁਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ JB ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਦੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਘਾਹ ਕੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। अब खबर गुजरात से, जहां दक्षिण गुजरात में लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिलने लगा है। वलसाड तहसील के कोजवे ब्रिज पहली बरसात में ही डूब गया है। ये पुल वाघाल धारा गांव और नवसारी जिला के उड़ाच गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पुल था। यहां पर पुल के डूबने से दोनों तरफ के गांव के स्थानिकों, ग्रामवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले 20 वर्षों से लगातार ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं, जिसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। वहीं इस ब्रिज के आसपास लगभग 15 गांव बसे हुए हैं, जहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी इतनी समस्या है कि वहाँ से वो छोटे बीच पर जाने के लिए छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले और दूध भरने वाले, साग भाजी लेने के जाने के लिए और नौकरियात को बहुत तकलीफ हो जाती है। अभी वो सामने बुलेट ट्रेन का ब्रिज वो आया है, काम चलता है, इसलिए उसको पुल डाला। वो पुल डाले पुरने से पानी उसमें और बीच से निकलता नहीं, इसीलिए डूबण में आ जाता है, इसलिए बहुत तकलीफ हो जाती है। इसमें इतने पानी है तो छोटे बच्चे और दूध वाले को और नौकरी तो लोगों को जाने की बहुत तकलीफ हो जाती है। झारखंड और झारखंड वासियों के हित के लिए मुखरता से आवाज उठाने वाले पूर्व विधायक अमित महतो ने राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए। वहीं विधानसभा घेराव के मामले में धुरवा थाने में दर्ज मामले में सिविल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में भी अमित महतो को बेल नहीं मिलने के चलते न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हुए पूर्व विधायक अमित महतो ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। और आपको बता दें कि बीते दिनों न्यायालय में मामला तत्कालीन सीओ के द्वारा दर्ज किया गया था, और जिसमें अमित महतो की विधायकी चली गई थी और फिर उसे हाई कोर्ट में अमित महतो ने चुनौती दी थी, और जिस पर न्यायालय ने सजा को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया। न्यायालय के सम्मान में आत्मसमर्पण कर रहा हूं। और जैसा कि आप सबों को विदित है कि 2/5/2023 को माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि जो हमारी पूर्व में एक सोनाहातू थाना कांड संख्या 42 2006, जिसमें कि तत्कालीन सीओ जो थे आलोक कुमार, जिनके द्वारा हमारे ऊपर केस किया गया था, और केस में कहीं न कहीं हम कहें तो षड्यंत्र रचा गया था और एक साजिश के तहत हमें जेल भेजने का काम किया गया, और उसके तहत ही हमें 2 साल की सजा हुई थी, जो कि दिवाकर पांडे जी की कोर्ट से हुआ था 23 मार्च 2018 को। झारखंड के पलामू में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दुल्हा एम्बुलेंस में बारात लेकर आया और स्ट्रेचर पर बैठकर दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। शादी या ये अनोखा नजारा मेदिनी नगर के शाहपुर स्थित कोयल रिवर व्यू होटल में देखने को मिला। दरअसल 25 जून को गढ़वा जिले के कांडी गांव निवासी चंद्रेश मिश्रा की शादी पनेरी बांध निवासी प्रेरणा मिश्रा के संग तय हुई थी। दोनों परिवार शादी को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही चंद्रेश का एक्सीडेंट हो गया और इस सड़क हादसे में उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि पैर ठीक होने में काफी वक्त लग जाएगा, और जिस कारण घर वालों ने ये तय कर दिया कि शादी की तारीख अब बदल लेंगे। लेकिन शादी में होटल आदि की बुकिंग में दुल्हन पक्ष का काफी खर्चा हो चुका था। ऐसे में यदि शादी की डेट आगे बढ़ाई जाती तो उन्हें उसके अलग से काफी चार्जेस देने पड़ जाते। दुल्हे ने अपने होने वाले परिवार की परेशानी को बेहतरी से समझा और अपने घर वालों से कहा कि वो तय तिथि में ही शादी करेगा, भले ही उसे एम्बुलेंस में बैठकर शादी के मंडप तक क्यों न जाना पड़े। खबर पलामू से, जहां अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आलम यह हो गया है कि अब दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। बीते मंगलवार को भी अपराधियों ने दिन दहाड़े NH 98 पर एक निर्माण साइट पर फायरिंग कर वहां काम कर रहे एक कर्मी को गोली मार दी, और जिसमें कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। पिपरा थाना क्षेत्र के
चपरवार इलाके में हुई इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कर्मी के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए MMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस घटना को और अपराधियों की तलाश और घटना के कारणों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शिवजी दास। क्या? शिवजी दास। शिवजी दास। कहाँ घर है? बिहार मुजफ्फरपुर गायघाट प्रखंड मुजफ्फरपुर। अच्छा, तो गोली कैसे लगा था? गोली हम वहाँ पर काम कर रहे थे और करवा रहे थे। कहाँ? चपरवार मोड़ है वहीं ओवर ब्रिज का काम है, वहीं सिवलिया कंस्ट्रक्शन का काम है, इसी में लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करवा रहे थे। वहीं पर आया 2-3 आदमी बाइक से, 3 आदमी गोली चलाना चालू कर दिया। अटेंडर। बिना पूछे। अब खबर बिहार से। बिहार के किशनगंज जिला निबंधन कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ है। चालान किसी और के नाम पर और रजिस्ट्री किसी दूसरे के नाम पर कर दी गई। आरोप है कि निबंधन पदाधिकारी अमित कुमार ने बिना जांच किए जमीन की रजिस्ट्री कर दी और जिसको लेकर जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित अफसर आलम ने पुलिस अधीक्षक को मामले को लेकर आवेदन दिया है। पीड़ित का कहना है कि उसने शहर में जमीनी रजिस्ट्री करवाने के लिए 1 वर्ष पूर्व करीब 50,000 रुपए का बैंक में चालान जमा किया था। चालान जमा करने के बाद किसी जरूरी कार्य के चलते बाहर जाने से जमीन रजिस्ट्री नहीं करा पाए और 1 वर्ष के बाद जब वो जमीन रजिस्ट्री के लिए कार्यालय पहुंचा तो उसे पता चला कि बैंक चालान का इस्तेमाल किसी दूसरे की रजिस्ट्री करने में कर दिया गया। साहब के पास 1 कट्ठा जमीन किशनगंज में रजिस्ट्री करवाने के लिए चालान भरवाया, जो हम किसी कारण रजिस्ट्री के लिए हम टाइम नहीं दे पाए। हैदराबाद चले जाने के बाद आज 1 साल के बाद हम आए, तो आने के बाद जब हम रजिस्ट्री के लिए हम फिर दूसरे मुंशी के पास जो ये कराए तो मालूम हुआ कि वो मुंशी रफ़ीक साहब वो पैसे से वो चालान से दूसरे के लिए जो ना रजिस्ट्री में यूज़ कर चुके हैं। तो हमको गुजारिश है कि मुंशी रफ़ीक साहब का लाइसेंस जो है ना रद्द किया जाए। तो मुंशी तो है ही है, साथ में और भी संलिप्तता है ना, विभाग का वगैरह संलिप्तता सबका होना चाहिए, क्योंकि आने वाले किसी और गरीब शख्स के साथ ऐसा ना हो। कैसे जुटाए थे पैसा इतनी भारी रकम? हम तो खैर मस्जिद में हैं, आप सबको मालूम ही है कि मस्जिद की तनख्वाह क्या होती है। आप सोच ही सकते हैं कि किस तरह से हमने उस पैसे को जुटाया। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने अस्थायी पीपा पुल का एक हिस्सा नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि तेज आंधी और बारिश के चलते पुल का हिस्सा नदी में बह गया और उसके चलते कई लोग बीच नदी में फंस गए। हालांकि इन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया और इस घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि पुल को खोलने के लिए 20 जून का समय तय किया गया था, लेकिन अभी तक पुल को खोला नहीं गया था। लेकिन लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। लेकिन पुल के बह जाने के बाद अब राघोपुर प्रखंड के लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोगों को नाव से नदी पार करके ही जाना पड़ रहा है और इससे पहले बिहार के भागलपुर में इसी महीने की शुरुआत में 1717 करोड़ की लागत से बन रहा पुल रेत की तरह गंगा में बह गया था। 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल को शिलान्यास करके खोला था, लेकिन 9 साल में ये पुल बनकर तैयार नहीं हो पाया था। चौंकाने वाली बात यह है कि ये कागजी पुल दूसरी बार गिरा और इससे पहले पिछले साल 30 अप्रैल को भी इसे निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा था। तब कहा गया था कि तूफान की वजह से ब्रिज का हिस्सा गिर गया। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए APN न्यूज। नमस्कार।